प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत की विविधता और एकता का अध्ययन करेंगे। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है। यह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। इनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूपी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थीं। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब इस से भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, आसामी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोवेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकर दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास
को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, फारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों, लेकिन हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाएं, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की इस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु के कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती हैं और जिसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे
सहेज कर रखते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे वाचन को ध्यान से सुनते हुए मेरे अनुकूल शुद्ध और स्पष्ट वाचन करने का पूरा प्रयास कीजिए। तदुपरांत हम लोग शब्दार्थ, कठिन शब्दों के शब्दार्थ समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भारत की विविधता और एकता अध्याय के कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग लिख लें। विविधता, इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार का, अद्भुत, अनोखा, प्रकट, समक्ष, ताल्लुक, संबंध, सुदूर, बहुत दूर, समानता, बराबरी, नस्लें, जाति, सीमांत, दूर तक फैला हुआ जिसका कोई अंत नहीं, गमक, महक, वैदिक, पुराने, ढेरों, अत्यधिक, अवशेष, बचा हुआ, तमाम, अधिक, विघटनकारी, रुकावट डालने वाले, तत्काल, तुरंत, सामंजस्य, समन्वय, जज्ब, पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित हो जाना, सहिष्णुता, प्रेम भाव, अपार, जिसका कोई अंत न हो, बावजूद, अलावा, अवधारणा, विचार, प्रभुत्व, प्रभाव, विशेष प्रभाव,
कस्बों, गांवों, सहसा एकाएक लदी भरी नवजात नया कल कल ध्वनि छोड़ते हुए आवाज, खल खल नदी झरने का पानी निरंतर जब आगे बढ़ता है तो कल कल खल खल की आवाज करता है। तस्वीर चित्र सहेज कर बहुत ही सावधानी पूर्वक सजा कर रखना, बचा कर रखना। किसी भी वस्तु को बहुत ही सावधानी पूर्वक सजा कर एवं बचा कर रखना। यह रहे शब्दार्थ से। अब हम लोग इसके सारांश पर प्रकाश डालेंगे। वास्तव में भारत जो है यह कई कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। खान पान परिधान से लेकर के भाषा तक में बटा हुआ है। हर जगह के अपने अलग अलग भाषाएं हैं अपनी और खान पान है, लेकिन हर लोगों में भारतीयता कूट कूट कर भरी होती है। हर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं हिमालय से लेकर के गुजरात से लेकर के असम, मेघालय, नागालैंड, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं सब भारत के लिए समर्पित हैं। भारत देश के प्रति उनका अटूट संबंध है। हर लोग अपने अपने भिन्न भिन्न वेशभूषा में रहते हुए भी हर लोगों के खान पान परिधान एवं भाषा आदि का भी ख्याल रखते हैं, आदि की भी महत्ता रखते हैं। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, नफरत, द्वेष का भाव नहीं रहता है। चाहे वह भारत के किसी कोने का व्यक्ति हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, करुणा, दया, स्नेह, श्रद्धा आदि रखता है। और इस कड़ी से जुड़े हुए हर लोग अखंड भारत की कामना करते हैं। यहाँ पर लेखक अर्थात हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने शब्दों में भारत की विविधता को एवं कला संस्कृति को व्यक्त किए हैं कि लोगों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध बना है, जबकि उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके तीज त्यौहार अलग हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भारत माता सबको अपने आंचल में समेट करके सुहर्षित एवं विकसित रखती है और भारत में बसने वाले लोग का कल्याण करती है। साथ ही साथ भारत के सभी नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सबकी आस्था जो है भारत को विकसित करने में लगी रहती है और निरंतर भारत को उन्नत होते हुए सभी देखना चाहते हैं। इस प्रकार से यह इसका थोड़ा सा सारांश रहा। अब आप लोग इसका वाचन करते हुए
आगे बढ़िए, अभ्यास कीजिए, और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि दिखाई दे मिलती है, कठिनता है, तो उसे अवश्य आप हमारे तक भेजें या हमसे पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उत्तर दे सकूं। और वाचन करने के तदुपरांत प्रत्येक गद्यांश से आपको 5-5 प्रश्न तैयार करने हैं, जिसका उत्तर 1 और 2 वाक्य में हो। प्यारे बच्चों, भारत की विविधता और एकता अध्याय के कुछ बोधात्मक प्रश्न नोट कर लीजिए और उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। भारत की विविधता क्या है? प्रश्न नंबर 1 रहा, भारत की विविधता क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत की विविधता प्राकृतिक एवं भौगोलिक दोनों रूपों में समझाइए। भारत प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे कोने से भिन्न है। कृपया इसकी पुष्टि कीजिए, इसे समझाइए कैसे। जैसा कि आप देखिए, कहीं पूर्वोत्तर में सदाबहार है, तो हिमालय में बर्फ है, राजस्थान में रेगिस्तान है। ये तरह तरह के भारत के कोने कोने में भौगोलिक रूप से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और भारतीयों के अंतर्गत क्या भाव भारत के प्रति कूट कूट कर भरा होता है? अगला प्रश्न यह रहा, भारतीयों के अंतर्गत भारत को लेकर भारत के प्रति क्या भाव कूट कूट कर भरा होता है? प्रश्न नंबर 3, भारत के मैदानी भागों में कौन से प्रमुख राज्य आते हैं? ये बोधात्मक प्रश्न रहे, इनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। और अब हम लोग अध्ययन करेंगे जन संस्कृति की। यह जन संस्कृति जो है, सर्वप्रथम हम इस अध्याय का वाचन करेंगे, इस पाठ का वाचन करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और कठिन शब्दों को चिन्हित करते हुए अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास भी करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में भर रहा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थीं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह
अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उद्देश्य निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्य मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीर का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। प्यारे मित्रों, मेरे वाचन उपरांत आप अनुकरण वाचन करने का प्रयास कीजिए। ध्यान इस बात का रखा जाए कि वाचन शुद्ध और स्पष्ट हो। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। गतिशील, आगे बढ़ने वाला, गति देने वाला, जो हमेशा चल रहा हो।
सूत्रों, तथ्यों, अतीत, भूतकाल से बंधा हुआ, टिकी रुकी पृष्ठभूमि, आधारशिला, असर, प्रभाव, पुरा कथाओं, पुरानी कथा, कहानी। लोकमानस, लोगों के हृदय पर, सभी लोगों का मानसिकता से जुड़ी रोजमर्रा प्रतिदिन की दिनचर्या, देहाती, ग्रामीण, निर्मित, बनी हुई, गरिमा, महत्ता, विस्मय, आश्चर्य से, विमुग्ध, सम्मोहन, मोहित हो जाना, किसी के प्रति मुग्ध हो जाना। विरासत, पूर्वज से जो मिले हुए तथ्य, भलमनसाहत, इंसानियत से भरा हुआ, दुर्भाग्य, बुरे नसीब, असलियत, सच्चाई, हालात, स्थिति। तो कुछ कठिन शब्द के अर्थ रहे, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए और भारत की विविधता अध्याय का सारांश अपनी भाषा शैली में अपने गृह कार्य में लिखने का कष्ट करें।